Hello my dear students, welcome to City Online Classes. Today I am going to continue my lecture on the topic of compulsory registration, section 17 of Registration Act 1908. In last video lecture we discussed about all the relevant and connecting laws related to section 17 and section 18. Now इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग टू दी पॉइंट सेक्शन 17 का बेयर प्रोविज़न जो आपके कॉलेज नोट्स में भी है उस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो सेक्शन 17 एक रूल ले डाउन करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए, विच स्टेट्स दैट डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो आप बेयर प्रोविज़न आप या कॉलेज नोट्स देखो तो उसमें कहता है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड। तो पहली बात, दो क्लासेज हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्लास थर्ड भी है। तो क्लास फर्स्ट जो एक तरीके से ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, ड्यूटी इम्पोज करता है कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन 17 सब क्लास 1 में एंटिटीज मेंशन किए गए हैं उन चीज़ों का आपको रजिस्टर्ड कराना है। यानी सेक्शन 17 1A सब B C D E। फिर दूसरे क्लास में सेक्शन 17 सब क्लास 2 में कुछ एग्जेम्पशंस हैं सब क्लास बी और सी से रिलेटेड। तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो आपको देखना होगा सेक्शन 17 1 A B C D E। तो बेयर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कहता है कि सेक्शन 17 सब क्लास 1 वो कहते हैं कि ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड, यानी जितने भी दस्तावेज इसमें दिए गए हैं उनका रजिस्ट्रीकरण होना अनिवार्य है। तो इसमें ये कहता है कि कौन से दस्तावेज, तो कहता है कि जो इनैक्टमेंट्स थे बिफोर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसमें मेंशन है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट चाहे आपका 1864 का है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866 का है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1871 का है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 का है। इट मीन्स इन फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस रजिस्ट्रेशन एक्ट मेनली enacted for to consolidate the enactments law relating to the registration of documents। यानी इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था जितने भी इनैक्टमेंट्स थे उन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करने के लिए, यही इस एक्ट का प्रीएम्बल भी कहता है। तो इस सेक्शन में मेंशन है कि कौन कौन से आपके एक्ट्स थे जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वो अप्लीकेबल होते थे, वो इन्फोर्स थे, और कुछ रेगुलेशंस भी थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो उन सारे इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डॉक्यूमेंट एक किसी भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया होगा और उस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग उस ट्रांजैक्शन का होना अगर जो कंपलसरी बनाया गया होगा, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अब कोई भी ट्रांसफ़र होता है जो एंटिटीज हैं A B C D E उनमें, तो आपको रजिस्टर कराना होगा। तो ये कहता है कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन, तो अब 1 to 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 17 1A कहता है जो वर्ड्स यूज करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी अगर जो आप दान करते हो अचल संपत्ति का तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो इस टॉपिक के लिए, इस पैरा के लिए हम लोग देखते हैं, आपको याद होगा सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो गिफ्ट को डिफाइन करता है। तो हम लोग गिफ्ट, व्हाट इज गिफ्ट, व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट एंड व्हाट इज द काइंड्स, ये सारी चीज़ हम लोग लास्ट ईयर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं लास्ट सेमेस्टर में। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग को जानना होगा सेक्शन 123 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि गिफ्ट हाउ मेड, यानी गिफ्ट कैसे होगा।
तो सेक्शन 23 रूल ले डाउन करता है कि दो तरीके से यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट होगा तो वो दो होगा, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, यानी चल संपत्ति होगा या अचल संपत्ति होगा। तो हमेशा याद रखना, चल संपत्ति का अगर जो आप दान करते हो, गिफ्ट करते हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो सेक्शन 17 में नहीं आता, वो सेक्शन 18 में आता है। तो इस सेक्शन में जो गिफ्ट होता है, अगर जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट मूवेबल। फिर दूसरा जो सेक्शन कहता है, यानी सेक्शन 17(1)(b) पॉइंट वो कहता है कि अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब सबसे पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि ये अवसीयती विलेख क्या होते हैं। अदर यानी अन्य कोई अगर जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लिखत होते हैं। अगर जो कोई दस्तावेज है, कोई डीड है, और उसके अकॉर्डिंग आपने उसके दो तरीके के नेचर ऑफ डेट, दो डीड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे। एक होता है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि आप जब कभी भी प्रॉपर्टी को विल करते हो, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र होता है टेक इफेक्ट में आता है, यानी अंतरण पूर्व होता है, वसीयत होता है। तो उस कंडीशन में उस इंस्ट्रूमेंट को जिसके थ्रू कोई भी विल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वसीयतीय विलेख, यानी हम लोग का टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब दूसरी चीज़ जो इस सेक्शन में दिया हुआ है, जो वर्ड है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो आपके गिफ्ट के अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नॉन टेस्टामेंट्री हैं। तो दो चीज़ें एक्सक्लूड कर दो। एक तो आप गिफ्ट एक्सक्लूड कर दो, जो आप पढ़ लिए सेक्शन 17(1)(a) में, जो ऊपर वाले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और दूसरी चीज़ एक वसीयत, विल, जो हम लोग सेक्शन 18 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आ गया? अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स में आपका सेल आ गया, या आपका लीज आ गया, या आपका मॉर्टगेज आ गया, और सारे जो कुछ भी अग्रीमेंट्स होते हैं, या कोई भी अग्रीमेंट डीड हो गया। तो ये सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो इस सेक्शन में कुछ वर्ड्स यूज हैं, उसको आपको जानना होगा। तो सपोर्ट डेट जो वर्ड्स यूज है कि कोई भी राइट है, या कोई भी आपका टाइटल है, या कोई भी इंटरेस्ट है ऑन ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अचल संपत्ति में आप कोई हित रखते हो, या आप उसमें आपका हक है, या आपके पास क्या है, उससे रिलेटेड आपका राइट है, अधिकार है। तो अचल संपत्ति पे अगर जो आपका अधिकार है, आपका हक है, और आपका इंटरेस्ट है, हित है, और वो आप ट्रांसफ़र करते हो, यानी अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप दूसरे में इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, या टाइटल देते हो आप, या उसको किसी भी तरीके से राइट देते हो, परपोर्ट करता है। यानी जो कहता है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट और ऑपरेट, तो उस कंडीशन में उन इंस्ट्रूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाता है ये प्रोविज़न। तो इसमें क्या कहता है? कहता है कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट, यानी अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप किसी और में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, या राइट क्रिएट करते हो, या टाइटल क्रिएट करते हो। फिर दूसरा वर्ड यूज करता है, या आप उस पे अपने प्रॉपर्टी पे कुछ डिक्लेयर करते हो, या अपनी प्रॉपर्टी को कुछ किसी के और के नाम पे असाइन करते हो, या उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके से लिमिट इम्पोज करते हो, या उसको एक्सटिंग्विश करते हो। तो ये सारे वर्ड्स हैं। आप इट मीन्स कि आप क्रिएट करना, सृष्ट करते हो, या आप
डिक्लेयर करना, उसकी घोषणा करते हो, या लिमिट करना, उसको किसी भी तरीके से सीमा में बांटते हो, असाइन करना, किसी को सौंपना और किसी को नियुक्त करना होता है, या आपका एक्सटिंग्विश नष्ट करना, समाप्त करना होता है। तो आपका जो विषय वस्तु है वो अचल संपत्ति है, मूल प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट मैटर, और उस पर आप ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म करते हो, और ये कोई भी एक्ट आप करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट के मीन से होगा, और वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड होगा इस पार्टिकुलर सेक्शन में। फिर इसी सेक्शन में ये कहता है कि ये सारे जो आपके राइट, इंटरेस्ट और टाइटल है, ये वेस्टेज भी हो सकता है, ये कॉन्टिजेंट भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग लास्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं कि व्हाट इज वेस्टेज इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, तो उसको डिस्कस करने से आप होपफुली आपको सब कुछ आता है। फिर मूव करते हैं, जो क्लॉज सी है वो कहता है कि अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे बी में, जो कुछ क्रिएट किए हो आप, जो कुछ आप असाइन किए हो, उससे रिलेटेड कुछ कंसिडरेशन आपने लिया होगा, कुछ पेमेंट किया होगा, या आप एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट किया होगा। तो वो रिसिप्ट, वो पेमेंट फॉर कंसिडरेशन, जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है, उस कंडीशन में आपको उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक, अब डी पॉइंट है, डी कहता है कि कोई भी लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप जब लीज करते हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो हमेशा याद रखना, सेक्शन 107 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दो तरीके से लीज होता है, यानी लीज हाउ मेड, तो दो तरीके हैं। एक तो होता है जिसका रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है, और एक होता है जिसका रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य नहीं है। तो जिनका अनिवार्य है सेक्शन 17 में है, और जिनका अनिवार्य नहीं है सेक्शन 18 में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लीजेस का, यानी पट्टे का रजिस्ट्रीकरण होना अनिवार्य है, वो हम लोग देख लेते हैं, जो बेयर प्रोविजन में सीधे सीधे क्लियर करता है। पहला कहता है कि अगर जो आपने लीज ईयर टू ईयर किया होगा, यानी वर्ष दर वर्ष आपने अगर जो लीज किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, या जो रिन्यूअल होता रहता है, या आपने एक साल से ज़्यादा एक्सीडिंग द टर्म ऑफ 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा का अगर जो आपने लीज किया तो उस कंडीशन में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यानी 13 महीने, 14 महीने, 20 महीने, 1 साल, 2 साल, 50 साल। या नेक्स्ट कहता है कि रिजर्विंग द ईयरली रेंट्स, अगर जो आपने कोई सा भी लीज किया, लेकिन जो आपने रेंट अपने फेवर में, यानी यू आर ए लीजर, और अपने फेवर में अगर जो आपने ईयरली रेंट को रिजर्व कर लिया, 1 साल से ज़्यादा या 1 साल तक का पैसा आपने ले लिया, तो उस कंडीशन में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कंपलसरी है। और रेस्ट ऑफ द डेट, इसके अलावा जितने भी लीजेज होते हैं वो सेक्शन 18 में ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के थ्रू होते हैं। लास्ट पॉइंट, जो सेक्शन 17(1)(e) है, वो डील करता है कि अगर जो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट ने आपके फेवर में कोई डिक्री पास किया है, और यानी यू आर ए डिक्री होल्डर, और आप उस डिक्री को किसी और के फेवर में आप ट्रांसफ़र करते हो या असाइन करते हो, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो ट्रांसफ़र और वो असाइनमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी बनाता है सेक्शन 17(1)(e). तो व्हाट इज़ डिक्री, तो जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, सेक्शन 2(2) ऑफ CPC, और डिक्री इज ए फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट, एक तरीके से औपचारिक घोषणा होती है न्यायालय की, किसी भी राइट और लाइबिलिटी से रिलेटेड, अगर जो कोई भी राइट लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है बिफोर द कोर्ट, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग डिक्री कहते हैं, जो बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप बाद में। तो यहाँ पे हम लोग, यानी आप डिक्री होल्डर हो और आपने अपने डिक्री को ट्रांसफ़र किया या असाइन किया किसी और के फेवर में, और वो डिक्री इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में उस असाइनमेंट का और उस ट्रांसफ़र का भी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ठीक, सेक्शन 17(1) सब क्लॉज 1 में यही है, और ये आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके साथ, यानी वो इंट्रोडक्शन था, वो 1 पेज में कवर करोगे, और ये आप यानी ABCDE आपको कवर करना होगा। फिर आपके नोट्स में दिख रहा होगा सब क्लास 2, यानी कहता है कि नथिंग इन सब क्लॉजेस जो B और C में था,
BC में जो आपने असाइन किया, क्रिएट किया, डिक्लेयर किया या किसी भी तरीके से लिमिट किया या एक्सटिंग्विश किया अपनी इम्यूल प्रॉपर्टी पे किसी और के फेवर में, अगर जो लिस्ट है सेक्शन 17 सब क्लास 2 का ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें अगर जो आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा। तो कहता क्या है सिंपल सा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में पार्टीज अपने ट्रांजेक्शन को रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक, यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है ये अलग अलग लॉज हैं, कंपनी एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, आपका एग्रीकल्चर लॉज है, या आपका रेवेन्यू ऑफिसर का कोई भी पार्टीशन है, उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यानी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, वो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ भी प्रोविज़न है तो उनके अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। थैंक्स।